पाकिस्तान में आज तक सिर्फ दो बैंक्स ने पीएसएक्स पर 1000 अरब रुपए की मार्केट वैल्यू जो है वो क्रॉस की है। एक वो बैंक है जो डेकेड से एग्जिस्ट करता है और दूसरा एक इस्लामिक बैंक जो लेट 1990s में स्टार्ट हुआ। जी हाँ, आपने गेस कर ही लिया होगा, मिज़ान बैंक। कुछ दिन पहले मिज़ान बैंक ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर 1000 अरब रुपए की मार्केट वैल्यू का माइलस्टोन अचीव किया और ये प्रूफ है कि मार्केट ने मिज़ान बैंक में कुछ ऐसा देखा है जो बाकी बैंक्स में नहीं है, क्योंकि दो बैंक्स के अलावा बाकी बैंक्स जो हैं वो इस माइलस्टोन के करीब करीब भी नहीं आते। लेकिन असल सवाल ये नहीं कि मिज़ान बैंक ₹1 ट्रिलियन कंपनी कैसे बनी। असल सवाल ये है कि इन्वेस्टर इस बैंक को बाकी बैंक्स के मुकाबले में इतनी प्रीमियम वैल्यूएशन देने के लिए तैयार क्यों हैं। और इससे भी बड़ा सवाल ये है, क्या मिज़ान बैंक की कहानी अभी भी बाकी है या फिर बेस्ट रिटर्न्स का वक्त गुजर चुका है। क्योंकि 2024 तक इस्लामिक बैंक्स पर MDR यानी कि मिनिमम डिपॉजिट रेट, जो आप जब पैसे सेविंग अकाउंट में रखते हैं और बैंक ने आपको प्रॉफिट देना होता था, वो अप्लाई नहीं होता था। लेकिन अब 1 करोड़ से कम डिपॉजिट्स पर ये अप्लाई कर दिया है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने। और दूसरी तरफ बैंक्स के लिए रेमिटेंस सब्सिडी, और आपको तो पता है पाकिस्तान की रेमिटेंस पे रिलायंस कितनी ज़्यादा है, वो भी विड्रॉ कर दी गई है। इन लेटेस्ट डेवलपमेंट्स का मिज़ान बैंक की फेयर वैल्यू पे क्या इम्पैक्ट होगा, आज डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, मिज़ान बैंक का क्वार्टरली रिजल्ट भी करीब है। इन्वेस्टर्स के जहन में एक ही इम्पॉर्टेंट सवाल है, इस बार कितना डिविडेंड एक्सपेक्ट किया जा सकता है। तो दोस्तों, पेन और पेपर साथ रख लें, क्योंकि हम सब ने मिलकर कॉन्शियसली अपनी लाइफ में ट्रिपल कंपाउंडिंग इम्प्लीमेंट करनी है। पहले नॉलेज कंपाउंड करनी है, जो कि इस वीडियो में हम सीखेंगे, और फिर उसका रिजल्ट होता है कंपाउंडिंग ऑफ पैसिव इनकम। आइए स्टार्ट करते हैं। आइए आपको एक मज़े का किस्सा सुनाता हूँ, जिससे जो है आपको पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री जो है बहुत आसानी से समझ आ जाएगी। आज से कुछ महीने पहले मैं एक बैंक में बैठा हुआ था, और बल्कि मैं ARN फाइनेंशियल्स का बैंक अकाउंट ही ओपन करवाने गया हुआ था। तो जैसे जैसे सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो फिल हो रहे थे, मैं साइन कर रहा था, साथ साथ जो बैंक के मैनेजर थे मैं उनसे बातचीत भी कर रहा था। उस वक्त मैं नोटिस कर रहा था कि पिछले 12-15 महीनों में जितने भी बैंकिंग सेक्टर हैं उनकी कंपनीज़ में करंट अकाउंट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसे ही अकाउंट खुलते खुलते बातों बातों में मैंने पूछा, अपनी अंडरस्टैंडिंग को मज़ीद इम्प्रूव करने के लिए पूछा बैंक मैनेजर से कि ये करंट अकाउंट जो है आहिस्ता आहिस्ता इसकी परसेंटेज इंक्रीज़ क्यों हो रही है। तो मुझे बैंक मैनेजर ने ऐसा जवाब दिया जो कि मैं आज तक नहीं बोला। उन्होंने कहा मुझे, अब्दुल रहमान, कि मेरे पास जब कोई भी कस्टमर आता है तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं उसको बैंक की जितनी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, ATMs, हमारा ब्रांच नेटवर्क, हमारे स्पेशल जो डेबिट क्रेडिट कार्ड्स हैं, उन सब के बारे में उसको ज़्यादा से ज़्यादा बताऊं, ताकि वो उन सारी सर्विसेज को वैल्यू करे और उसके अगेंस्ट हमारे साथ एक करंट अकाउंट ओपन करवा ले। फिर मैंने उनसे पूछा कि अच्छा, तो फिर इस्लामिक बैंकिंग के अंदर मैंने नोटिस किया है कि जो करंट अकाउंट की परसेंटेज होती है ना, वो नॉर्मल बैंक के मुकाबले में थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तो वो कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, ये हमने भी ये ट्रेंड नोटिस किया है, और इसकी वजह ये होती है कि इस्लामिक बैंकिंग में जो कस्टमर एक तरह से आपके पास चल के आ रहा होता है अकाउंट ओपनिंग के लिए, उसका माइंड थोड़ा सा पहले से ही कन्विंस्ड होता है कि मैंने जो है करंट अकाउंट ओपन करवाना है, सेविंग अकाउंट से प्रॉफिट लेना जो है मेरे लिए ठीक नहीं है। तो उस वजह से हमारे लिए भी थोड़ा सा आसान हो जाता है कस्टमर को कन्विंस करना कि हम जो आपको फैसिलिटीज़ ऑफ़र कर रहे हैं उसके अगेंस्ट आप जो है हमारे साथ करंट अकाउंट ओपन करवा लें। आइए इस इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को नंबर्स और डिटेल से समझ लेते हैं। आजकल इंटरेस्ट रेट्स रफली 11% के आसपास हैं, और एवरेज लोन्स यानी कि जो बैंक किसी कस्टमर को देता है या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को देता है, वो भी 11-12 की रेंज में ही होता है। तो करंट अकाउंट्स, क्योंकि आपको उस पर कोई प्रॉफिट नहीं देना होता, तो जो करंट अकाउंट्स पे आप स्प्रेड कमा रहे होते हैं वो होता है 11 से 12%। लेकिन सेविंग्स अकाउंट पर इस्लामिक बैंक्स को रफली 7 to 9% एनुअल प्रॉफिट जो है वो देना पड़ता है। यानी सेविंग्स अकाउंट पर बैंक का स्प्रेड सिर्फ 3 से 4% रह गया। नेट रिज़ल्ट बैंक के लिए करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट के मुकाबले में 3 से 4 गुना अर्न कर रहा होता है। एक ही डिपॉजिट, लेकिन करंट अकाउंट की अर्निंग पावर जो है वो 3 to 4 टाइम्स ज़्यादा है कंपेयर टू सेविंग अकाउंट। अब मिज़ान बैंक को इस लेंस से देखते हैं। मिज़ान बैंक के पास रफली 3600 अरब रुपए के टोटल डिपॉजिट्स हैं, और इनमें से तकरीबन 50% जो हैं वो करंट अकाउंट्स हैं।
इसी साइज़ के मल्टीपल कन्वेंशनल बैंक्स अगर आप देखेंगे तो उनके एवरेज करंट अकाउंट्स जो हैं वो 35 से 40% की रेंज में हैं। यानी मिज़ान के पास 10 से 15% के एक्स्ट्रा करंट अकाउंट्स हैं, और ये फ़र्क अर्निंग्स पे जो ड्रामेटिक इम्पैक्ट क्रिएट करता है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज़ दो बैंक्स हैं, दोनों के पास 1000 अरब रुपए के डिपॉजिट्स हैं। पॉलिसी रेट यानी कि इंटरेस्ट रेट भी जो है वो 11% के आसपास चल रहा है। तो अगर दोनों बैंक्स में बाकी सारी चीज़ें सेम भी हों, फ़र्क सिर्फ इतना है कि पहले बैंक के पास 30% करंट अकाउंट्स हैं और दूसरे के पास 50%। सिर्फ इस 20% के फ़र्क की वजह से आप देख सकते हैं कि नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 16 बिलियन से बढ़कर 27 बिलियन तक हो जाता है, और ROIC जो बैंकिंग इंडस्ट्री का एवरेज 16-17% है वो बढ़कर 25 से 27% की रेंज में चला जाता है। तो ये थी करंट अकाउंट की परसेंटेज की इम्पोर्टेंस। लेकिन सिर्फ करंट अकाउंट्स ही लॉन्ग टर्म रिटर्न्स को ड्राइव नहीं करते। जैसे आपने टेबल में देखा, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को कंट्रोल रखना और लोन क्वालिटी यानी कि आपने जो लोन्स प्राइवेट सेक्टर में दिए वो वापस मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और ये तीनों चीज़ें जो हैं ये मिल के हाई ROIC बैंक बनने में कंट्रीब्यूशन करती हैं। इंडस्ट्री में अगर एक कन्वेंशनल और एक इस्लामिक बैंक जैसे कि मिज़ान का कंपैरिजन करें तो बैंक अल-फलाह के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस तकरीबन 4.5 से 4.8% ऑफ डिपॉजिट्स हैं और फैसल बैंक के तकरीबन 4%, जबकि मिज़ान बैंक का ये रेशो 2.75 से 3% की रेंज में लॉन्ग टर्म में मेंटेन हो रहा है। इसी तरह बैंक जितने भी लोन्स इंडिविजुअल्स या कंपनीज़ को देता है उनका वक्त पर वापस आना भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर बोरोवर्स डिफ़ॉल्ट कर दें तो बैंक को लॉसेस रिकॉर्ड करने पड़ते हैं जिससे प्रॉफिट्स डायरेक्टली अफेक्ट होते हैं, और यहाँ भी मिज़ान का लॉन्ग टर्म रिकॉर्ड जो है वो काफ़ी अच्छा है। तो दोस्तों 3 पिलर्स हैं जो मिज़ान बैंक के एक्सेप्शनल रिटर्न्स एक्सप्लेन करते हैं, और अगर आगे भी ये ऐसे ही रहे तो आगे भी करते रहेंगे। करंट अकाउंट मोड, कॉस्ट कंट्रोल और लोन क्वालिटी। और अगर मैनेजमेंट फ्यूचर में भी इन फंडामेंटल्स को इसी तरह मेंटेन रखती है तो बैंक की लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस भी स्ट्रॉन्ग रह सकती है। और अब मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात बताता हूँ। इन्वेस्टिंग में सिर्फ अच्छी कंपनी ढूंढ लेना काफ़ी नहीं होता, उसे सही प्राइस पे ख़रीदना भी होता है, और वो उतना ही ज़रूरी होता है। और इस इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टिंग एंगल को मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि मैंने देखा है यहीं आके सब गलती करते हैं। और फिर जब आप कोई चीज़ गलत प्राइस पे ले लें तो फिर फ्रस्ट्रेशन फेज़ में आप आ जाते हैं। आप देख रहे होते हैं कि ये कंपनी की प्राइस बढ़ क्यों नहीं रही, और फिर आप तंग आके उसको बेच देते हैं। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने से पहले और आपको ये भी बताने से पहले कि आप कैसे इस फ्रस्ट्रेशन फेज़ से बच सकते हैं, मैं आपसे एक इम्पॉर्टेंट बात शेयर करना चाहता हूँ। रिसेंट वॉर में PSX की करेक्शन के बाद उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने किसी भी वजह से PSX की 2024 या फिर 2025 की जर्नी मिस कर दी थी, उनके लिए एक सिमिलर अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है। और इस एस्पेक्ट को हमने फुल डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि कैसे हिस्ट्री बताती है कि ऑयल शॉक्स के टाइम पे PSX में इन्वेस्टमेंट करना नेक्स्ट फ्यू ईयर्स में कितने अच्छे रिजल्ट्स दे सकती है। 100% गारंटी तो किसी भी चीज़ की नहीं होती, बट फेमस थिंकर मार्क ट्वेन कहते हैं हिस्ट्री डजंट रिपीट इटसेल्फ बट इट ऑफन राइम्स। 2025 में PSX की परफॉर्मेंस और हमारी परफॉर्मेंस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को समझना और मज़ीद डिटेल में अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पहले लिंक पर जाकर हमारी एजुकेशनल रिसोर्सेज और SECP रजिस्टर्ड सर्विसेज एक्सप्लोर कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हमारी टीम आपको रीच आउट करे तो हमारी वेबसाइट पे जाएं, फाइनेंशियल फ्रीडम पे क्लिक करें और अपनी डिटेल्स शेयर करें और हम आपको रीच आउट करेंगे। और अब डिस्कस करते हैं वो 2 इम्पॉर्टेंट रीसेंट डेवलपमेंट्स जो मैंने शुरू में मेंशन की थी, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि उनका इम्पैक्ट मिज़ान बैंक की अर्निंग्स पे क्या होगा। पहली डेवलपमेंट, 2025 में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इस्लामिक बैंक्स पर MDR अप्लाई कर दिया था, यानी अब इस्लामिक बैंक्स को भी अपने सेविंग्स अकाउंट होल्डर को मिनिमम रिटर्न देना होगा, जिसकी वजह से मिज़ान बैंक को 2025 ऑनवर्ड्स सेविंग डिपॉजिट्स पर तकरीबन 1.5 से 2% एक्स्ट्रा रिटर्न देना पड़ा। ये क्लियरली एक नेगेटिव डेवलपमेंट थी जो मिज़ान बैंक के मोड को थोड़ा कंप्रेस करती है। लेकिन फिर कुछ ही दिन पहले एक काउंटर डेवलपमेंट भी आई। स्टेट बैंक ने 10 मिलियन रुपीज़ यानी कि 1 करोड़ से ऊपर के जो सेविंग डिपॉजिट्स हैं सिर्फ उनके लिए MDR की रिक्वायरमेंट जो है वो ख़त्म कर दी, यानी कि अब MDR जो है सिर्फ उन सेविंग्स अकाउंट पे अप्लाई होगा जो कि 10 मिलियन या 1 करोड़ से कम है।
हमारे एस्टिमेट्स के मुताबिक इस रिलीफ से मिज़ान बैंक की ईपीएस में तकरीबन 1.5 से 2 रुपीज़ पर शेयर का पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। और फिर दूसरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने रेमिटेंस इंसेंटिव स्कीम भी विड्रॉ कर दी है। ये बेसिकली बैंक्स को इंसेंटिवाइज किया जाता था कि आप बाहर से ज़्यादा फॉर्मल चैनल के थ्रू जो है रेमिटेंसेस लेकर आएँ और उसके अगेंस्ट जो है इनको एक फ़ी पे की जाती थी। और अब जब स्टेट बैंक ने ये विड्रॉ कर ली है, इस डेवलपमेंट से हमारे हिसाब से मिज़ान बैंक की अर्निंग्स पर स्लाइट नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। यानी ये दोनों डेवलपमेंट्स मिल के रफली एक दूसरे को बैलेंस आउट कर देती हैं। अब अगर 2026 की आउटलुक को नंबर्स में देखें तो मिज़ान बैंक की पिक्चर काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आती है। मैनेजमेंट गाइडेंस और हमारे एस्टिमेट्स के मुताबिक टोटल डिपॉजिट्स मिज़ान बैंक के 3.8 से 4 ट्रिलियन रुपीज़ तक पहुंच सकते हैं, जिनमें तकरीबन 50% करंट अकाउंट्स होंगे। अगर एवरेज पॉलिसी रेट 11% के करीब रहता है तो इस्लामिक फाइनेंसिंग और इन्वेस्टमेंट से 440 से 450 बिलियन रुपीज़ का रिटर्न अर्न हो सकता है। डिपॉजिटर्स को 190 से 200 बिलियन रुपीज़ पे भी करने होंगे, जिसके बाद नेट मार्जिन अर्नड 250 से 260 बिलियन रुपीज़ तक बन सकता है। इसके अलावा अदर इनकम, जिसमें फ़ी इनकम, ट्रेड फाइनेंस फ़ी एक्सेट्रा शामिल होती हैं, वो 35 से 37 बिलियन रुपीज़ तक एस्टिमेट किया जा रहा है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो बैंक के होते हैं, जिसमें सैलरीज और सारी चीज़ें आ जाती हैं, वो 85 से 90 बिलियन रुपीज़ के बीच में रह सकते हैं। जिसके बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स 200 बिलियन के आसपास रहने की उम्मीद है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 95 से 100 बिलियन रुपीज़, और अगर इसको ईपीएस में कन्वर्ट करें तो ये तकरीबन 53 से 55 रुपीज़ की रेंज बन जाती है। और डिविडेंड इन्वेस्टर्स के लिए 2026 में कंपनी ने अपना क्वार्टरली डिविडेंड जो है वो 7 से बढ़ा के 7.5 कर दिया है। तो साल भर में ₹30 डिविडेंड एक्सपेक्टेड है, और सेकेंड क्वार्टर 2026 जिसका रिजल्ट आने वाला है उसमें अराउंड 7.5 रुपीज़। ये तमाम नंबर्स अजम्पशन बेस्ड एनालिटिकल सिनेरियोज हैं, और एक्चुअल रिजल्ट्स मार्केट डिमांड, प्राइसिंग और पॉलिसी डेवलपमेंट्स की वजह से मटीरियली डिफरेंट भी हो सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं वैल्यूएशन की। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, फेयर वैल्यूएशन साइंस से ज़्यादा एक आर्ट होती है। इसीलिए आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मुख्तलिफ मार्केट साइकिल्स में मिज़ान बैंक हिस्टोरिकली किस पी रेशो और किस प्राइस टू बुक मल्टीपल पर ट्रेड करता रहा है। फ़िलहाल मार्केट रफली मिड साइकिल में नज़र आती है। ओवरऑल मार्केट का प्राइस अर्निंग्स भी अप्रॉक्सीमेटली 8 के आसपास है, और ऐसी कंडीशंस में हिस्टोरिकली मिज़ान बैंक रफली 8 to 9 टाइम्स अर्निंग्स या फिर 2 से 2.5 टाइम्स प्राइस टू बुक, जो कि उनके नेट एसेट्स होते हैं बैंक के, उसके आसपास ट्रेड करता रहा है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी है, पिछले साइकिल के मुकाबले में आज मिज़ान बैंक का साइज़ भी काफ़ी बड़ा हो चुका है। शायद इसीलिए इन्वेस्टर्स मिज़ान बैंक को इनविंसिबल समझते हुए ऑलरेडी 10 to 11 पी रेशो अवॉर्ड कर रहे हैं, और प्राइस टू बुक तो 3.5 के आसपास चल रहा है। इसीलिए मेरे हिसाब से मिज़ान बैंक आज अंडर वैल्यूड तो बिल्कुल नज़र नहीं आता। एक चीज़ मैंने अपने एक्सपीरियंस में नोटिस की है कि एक अच्छी कंपनी जो लॉन्ग टर्म में अपना बिजनेस अच्छे तरीके से चला रही हो, लेकिन अगर आप उसको कभी एक बहुत हाई प्राइस पे ख़रीद लें तो एक फ्रस्ट्रेशन के फेज़ के थ्रू आपको गुजरना होता है। और वो फ्रस्ट्रेशन फेज़ इसलिए होता है कि अगर लेट से कंपनी यूजुअली 10 पी रेशो पे ट्रेड करती है और आपने उसको 13-14 पे ख़रीद लिया, तो अगले 1-2 साल जो उसकी अर्निंग्स बढ़ेंगी 20% पर ईयर के हिसाब से, 25% पर ईयर के हिसाब से, वो आहिस्ता आहिस्ता उसके पी रेशो को अगर वापस 10 पे आना है तो उसकी शेयर प्राइस को हो सकता है अगले 1-2 साल के लिए साइडवेज होना पड़े। और जो एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स होते हैं वो इस चीज़ को क्योंकि समझते हैं, कभी कभी अगर वो कोई चीज़ एक्सपेंसिव ख़रीद भी लेते हैं तो वो वेट आउट कर लेते हैं। लेकिन जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं उनको जब इन चीज़ों का इतना ज़्यादा आइडिया नहीं होता, और वो देखते हैं कि मैंने एक अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट किया है, उसके रिजल्ट भी अच्छे आ रहे हैं, वो मुझे डिविडेंड भी दे रही है, लेकिन बाकी मार्केट जो है वो रैली कर रही है और ये शेयर जो है ये काफ़ी टाइम से साइडवेज है, तो वो थोड़ा फ्रस्ट्रेट होने लग जाते हैं। और ये फ्रस्ट्रेशन फेज़ अगर 1 साल 1.5 साल तक चला जाए तो वो कभी कभी तंग आके उस कंपनी को सेल भी कर देते हैं। तो इस फ्रस्ट्रेशन फेज़ से बचने का बेस्ट तरीका मेरे हिसाब से यही है कि आप, अगर कोई कंपनी आपको लग रहा है अभी थोड़ी सी ओवर वैल्यूड चली गई है, तो आप दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ पर ज़्यादा फोकस कर लें ताकि आपको इस फ्रस्ट्रेशन फेज़ से गुजरना ना पड़े। दिस इज़ नॉट फाइनेंशियल एडवाइस। प्लीज़ कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइज़र बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। फर्स्ट अंडरस्टैंड, देन वेरीफाई एंड देन इन्वेस्ट। ये 3 स्टेप फ्रेमवर्क मैं खुद भी फॉलो करता हूँ
और आपको भी हमेशा रेकमेंड करता हूँ, और अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हो सकते हैं। इस अंडरस्टैंडिंग के सफ़र में अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और हाँ, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो आपको मीज़ान बैंक के बारे में डेफिनेटली जाननी चाहिए वो मैं आपसे शेयर करता हूँ, लेकिन इससे पहले मेरे माइंड में कुछ एक दो क्वेश्चंस आ रहे हैं और मैं वो आपसे शेयर करना चाहता हूँ। पहला क्वेश्चन मेरे माइंड में ये आ रहा है कि आपके ख्याल में मीज़ान बैंक को प्रीमियम वैल्यूएशन देना जस्टिफाइड है, या आपको लगता है कि बैंक ऑलरेडी थोड़ा सा एक्सपेंसिव चल रहा है। और दूसरा क्वेश्चन मेरे माइंड में ये आ रहा है, अगर आज आपको सिर्फ एक बैंकिंग स्टॉक चूज़ करना हो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, तो क्या आप मीज़ान बैंक को चूज़ करेंगे या आपके हिसाब से कोई बेहतर अपॉर्चुनिटी भी है? इन दोनों चीज़ों के बारे में कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर शेयर करें। आइए अब आपको मीज़ान बैंक के बारे में एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन शेयर करता हूं जो मैंने पर्सनली नोटिस की है। अगर आप मीज़ान बैंक की डिजिटल बैंकिंग स्ट्रेटजी को देखें तो बाकी बैंक्स के मुकाबले में ऐप ट्रांजैक्शंस की जो लिमिट होती हैं वो मीज़ान में बाकी बैंकों के मुकाबले में ज़्यादा हैं। मिसाल के तौर पे मीज़ान ऐप के थ्रू आप मीज़ान टू मीज़ान शायद 50 मिलियन तक की भी डेली ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, और दूसरे बैंक्स को 10 मिलियन तक जो है वो ट्रांसफ़र किया जा सकता है। अब पहली नज़र में ये एक छोटा सा फीचर लगता है, लेकिन अगर आप बिज़नेस ओनर्स की तरह सोचें, ट्रेडर्स और होलसेल बिज़नेस के लिए बैंकिंग आवर्स के बाद भी सप्लायर्स और बिज़नेस पार्टनर्स को पेमेंट भेजना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और आप ख़ुद जानते हैं कि मार्केट्स में काफ़ी एक्टिविटी जो है वो शाम के टाइम नॉन बैंकिंग आवर्स में भी होती रहती है। इसीलिए आपने नोटिस किया होगा कि होलसेल मार्केट्स में मीज़ान बैंक का काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंस नज़र आता है। एटलीस्ट मैंने तो ये नोटिस किया है, तो आप कमेंट्स में बताएं कि आपने भी ये चीज़ नोटिस की है कि नहीं। इस कन्वीनियंस की वजह से मीज़ान बैंक शायद कुछ ट्रांजैक्शन फ़ी इनकम सेक्रीफाइस करता होगा, लेकिन बदले में उसे वो चीज़ मिलती है जो उससे काफ़ी ज़्यादा वैल्यूबल है, कस्टमर लॉयल्टी, और उस कस्टमर लॉयल्टी की वजह से करंट अकाउंट्स। और जैसे हमने वीडियो के शुरू में समझा, लॉन्ग टर्म में करंट अकाउंट्स की अर्निंग पावर ट्रांजैक्शन फ़ीस से कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ये चीज़ मैंने पर्सनली नोटिस की है। आप बताएं कमेंट्स में आपका क्या ख्याल है इस स्ट्रेटजी के बारे में। और अब यहाँ मैं एक और कॉमन मिसकंसेप्शन को भी दूर करना चाहता हूँ। अक्सर लोग समझते हैं कि अगर इंटरेस्ट रेट्स कम हो जाएं तो बैंक्स की शेयर प्राइसेस भी कम होनी चाहिए, क्योंकि बैंक के मार्जिन्स कम हो रहे हैं। लेकिन रियलिटी इतनी सिंपल नहीं होती। हाई इंटरेस्ट रेट्स में बैंक्स की अर्निंग जनरली इम्प्रूव होती हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो डिपॉजिटर्स को रिटर्न देना होता है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है, और लोन डिफ़ॉल्ट्स का रिस्क भी इंक्रीज़ हो जाता है। इसीलिए मार्केट हाई इंटरेस्ट रेट इन्वायरमेंट में बैंक्स को आम तौर पर लोअर पी मल्टीपल्स देती है। दूसरी तरफ जब इंटरेस्ट रेट्स ग्रेजुअली नीचे आते हैं तो फाइनेंसिंग डिमांड इम्प्रूव होती है, एसेट क्वालिटी बेहतर होती है, और मार्केट बैंक्स को हायर वैल्यूएशन मल्टीपल्स देना शुरू कर देती है। जैसे वॉरेन बफेट कहते हैं, इंटरेस्ट रेट्स आर लाइक ग्रेविटी, द हायर द इंटरेस्ट रेट्स द मोर दे पुल डाउन शेयर प्राइसेस। लो इंटरेस्ट रेट इन्वायरमेंट में कंपनीज को हाई पी रेशोज मिलते हैं, तो इस वजह से शेयर प्राइस अपवर्ड्स जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इवन दो इंटरेस्ट रेट नीचे आ रहे होते हैं। सो इस लेंस से अगर आप देखेंगे तो ये जो कन्फ्यूजन होती है कि अगर इंटरेस्ट रेट नीचे जा रहा है तो बैंक का शेयर भी नीचे जाना चाहिए, ये शायद क्लियर हो जाए। और अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसे ही बिजनेस साइकिल्स पाकिस्तान के टॉप सेक्टर्स और कंपनीज़ को एक ओनर के नज़रिए से समझ लें वंस एंड फॉर ऑल, तो हमारे इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास 6.0 और एजुकेशनल मटेरियल को ज़रूर एक्सप्लोर करें, जहां मैं आपको रियल वर्ल्ड के स्टडीज़ के ज़रिए ये सिखाऊंगा कि हम क्वालिटी बिजनेसेस को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, और हर बिजनेस साइकिल में नेक्स्ट बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी कैसे ढूंढते हैं। क्योंकि दोस्तों, फाइनेंशियल लिटरेसी का एक ही असूल है, इंसान चाहे जितना भी कमा ले, जब तक वो एसेट्स क्रिएट ना करे तो फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना जो है बहुत मुश्किल हो जाता है। और एसेट्स बनाने का मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट वेज इज़ इन्वेस्टमेंट की आदत को अपनी लाइफ में अडॉप्ट कर लेना। सी यू इनसाइड। अपना बहुत ख्याल रखिए। रिच वर्सेस पुअर माइंडसेट की टीचिंग्स आपने अपने सर्कल में ज़रूर शेयर करते रहना है, और ये वीडियो आपने कम से कम अपने एक दोस्त और एक रिश्तेदार से ज़रूर शेयर करनी है, बिकॉज वन वीडियो कैन चेंज समवंस फाइनेंशियल फ्रीडम जर्नी। मैं हूँ आपका इन्वेस्टिंग फ्रेंड और कंपेनियन अब्दुल रहमान नजम, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी एक नए सेक्टर के साथ, एक नए पर्सपेक्टिव के साथ।